गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस कक्षा में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं लगातार क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट को देख रहा हूं और उसे निरंतरता से आगे बढ़ाए जाने के क्रम में आज जो इस लेसन को या जिस अध्याय को हम लोग करेंगे वो अध्याय 5 है, जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे की प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है। पाचन की है, परिसंचरण की है, श्वसन की है, वृद्धि है। इन सभी चीज़ों की प्रक्रियाएं प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जनन प्रक्रिया भी एक विशेष महत्व हमारे लिए रखता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों की एक रूपता को निरंतर बनाए रखता है और हमें आने वाले समय में अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। और सजीवों, क्योंकि ये निश्चित है कि जिसकी भी कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। आखिर ये होता क्या है, कैसे होता है, इसे हम लोग विस्तृत में और बृहद रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ जीव सीधे बच्चे पैदा करते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंडा देते हैं। जीवों में आप देख सकते हैं मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है। ये सारी चीज़ ऐसे जीव हैं जो सीधे अपने छोटे से जीव को जन्म देते हैं। बल्कि दूसरे तरफ आप देखते होंगे कि मुर्गी, मछली, मेढक, छिपकली इत्यादि ऐसे हैं जो अंडा देते हैं और उन अंडों से जीव बाहर निकलता है, छोटे जीव बाहर निकलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जनन जो है वो दो प्रकार में इस तरीके से बांटा गया है। एक को कहा जाता है जरायुज। क्या कहा जाता है? जरायुज। जरायुज को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसे कहा जाता है विविपैरस। जरायुज यानी वैसे जीव जो अपने जीव को ही जन्म देते हैं, छोटे जीव को ही जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज या इंग्लिश में आप अगर देखते हैं तो इसे विविपैरस कहा जाता है। और दूसरा क्रम है अंडप्रजक। अंडप्रजक अगर इंग्लिश में आप इसे देखें तो इसे क्या कहा जाता है? ओविपैरस। ओविपैरस मैंने दोनों ही जगह पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो और उच्च कक्षाओं में आप में ज़्यादा आसानी से आप इन शब्दों को, इन शब्दावली को पहचान सकेंगे। तो दूसरा क्या था? अंडप्रजक यानी ओविपैरस। इसका उदाहरण क्या क्या था? मुर्गी, मेढक, मछली इत्यादि। यानी वैसे जीव जो अंडा देते हों। आप यहाँ शब्द से पकड़ सकते हैं अंडप्रजक यानी अंडा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक छोटा सा क्लू है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जो जीव अंडा देते हैं उन्हें अंडप्रजक या ओविपैरस कहा जाता है और जो सीधे अपने छोटे जीव को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज या विविपैरस कहते हैं। चलिए, इसके अलावा जीवों में जनन की जो विधि है, जीवों में जो जनन की विधि है वो दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे एक हो गया अलैंगिक, दूसरा हो गया लैंगिक। पहला क्या था? अलैंगिक। अगर इंग्लिश में देखें तो अलैंगिक को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरा जो लैंगिक है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दो विधि पे भी बहुत सारे जीवों को बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब जैसा कि शब्द ही बता रहे हैं, अलैंगिक यानी अलैंगिक जनन वो हुए जिनमें जनन के भागों का कोई कार्य या रोल नहीं होगा। ये ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। लेकिन बृहद तौर पर, बड़े स्तर पर आप आजकल नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर ये बड़े पेड़ पौधे वगैरह में भी और मनुष्यों में भी, यहाँ तक कि आप कहें कि भेड़ वगैरह को भी क्लोनिंग एक अलग मेथड है जिसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। उस पर ये डिपेंड करता है और उसका इस्तेमाल होने लगा है। और दूसरा लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, यानी जहाँ दो नर और मादा जननांग होंगे और उनका इस्तेमाल अगर रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है तो लैंगिक जनन हम उसे कहते हैं। वापस आते हैं हम लोग अलैंगिक जनन में।
अलैंगिक जनन में आपके स्तर के लिए यानी कक्षा 8 में 2 विधियों का व्याख्या किया गया है और वो दोनों विधि क्या क्या है? मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन एक आप अगर बांग्ला शब्द से वाकिफ होंगे, मुकुल मतलब होता है छोटा फूल या छोटे से कोई भी चीज़ों की जो निर्माण शुरू होता है, तो उनसे ये मिलता जुलता शब्द है, जो आपकी आसानी के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका उदाहरण आप किस छोटे से जीव में देख सकेंगे? हाइड्रा में देख सकेंगे। हाइड्रा में क्या होता है? ये मुकुलन का जो विधि है, अलैंगिक जनन को 2 भागों में हम बांटे, एक था मुकुलन और एक था द्विखंडन। तो अलैंगिक वाले में मुकुलन किस में देखा जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा एक जलीय जीव है जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है और इसके देखने के क्रम में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक हरा संरचनानुमा जो मिट्टी में होल्ड फास्ट से पकड़ा हुआ रहता है और इस प्रकार इसके ऊपर इसके टेंटेकल्स यानी पूंछ की तरह निकले हुए रहते हैं, मूंछों की तरह निकले हुए रहते हैं और एक छोटा सा किनारे से मुकुल के रूप में एक छोटा हाइड्रा निकलना शुरू होता है। थोड़े देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद इसका आकार इससे बड़ा और हो जाता है और ज़्यादा बड़ा होने के बाद ये अपने मुख्य भाग से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और जमीन पे ये जो इसके होल्ड फास्ट या कहें कि जड़ें हैं ये वापस लग जाते हैं और एक नए हाइड्रा के रूप में ये विकसित हो जाता है। एक नया हाइड्रा के रूप में ये विकसित हो जाता है। तो ये तरीका हाइड्रा में पाया जाता है और ये मुकुल की भांति निकला और एक नया जीव का रचना कर दिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। इसे हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। और दूसरे तरफ द्विखंडन। द्विखंडन यानी द्वि मतलब 2, 2 खंड में बट जाना। यहाँ द्विखंडन का जो उदाहरण है इसमें हम लोगों ने कौन सा लिया है? अमीबा को। अमीबा तो आप पिछले क्लास वगैरह में पढ़े होंगे कि अमीबा कैसे कूटपाद की सहायता से अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो ठीक अब जानते हैं ये भी एक जलीय जीव है और एक कोशिकीय है। ये जलीय जीव है और एक कोशिकीय है। आप देखें कि इस अमीबा में क्या होता है कि सबसे पहले पूरे अमीबा के स्ट्रक्चर में उसका जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में बट जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले अमीबा के केंद्रक 2 भागों में बंट जाते हैं और उसके आगे बढ़ने के बाद ये पूरा कोशिका 2 भाग में बट के 2 अलग अलग अमीबा बनाता है। 2 अलग अलग यानी एक खंड जो था वो 2 खंड में बन गया। इसीलिए इस विधि का नाम क्या दिया इन्होंने? द्विखंडन। क्या नाम दिया इसका? द्विखंडन। यहाँ एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये जो पेरेंट यानी जो मेन अमीबा की कोशिका थी उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब ये कहीं नहीं रहा, इसमें अस्तित्व बचा हुआ रहता है। इस विधि में इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और 2 नए कोशिका बिल्कुल तैयार होते हैं। यहाँ केंद्रक का विभाजन इसलिए होता है कि जो भी सामग्रियाँ केंद्रक में मौजूद हैं वो दोनों कोशिका में बराबर बराबर बट जाए, इसलिए उसे हम द्विखंडन कहते हैं। या इंग्लिश में अगर आप इसे देखेंगे तो इसे बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन इसके अलावा लैंगिक जनन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ में, क्योंकि ये जो जंतुओं में जनन का जो अध्याय है ये काफ़ी लंबा, महत्वपूर्ण और रोचक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पूरे क्लास को कंप्लीट करने में मुझे शायद एक बार और आपको मेरे साथ इसमें साथ देना होगा और मेरे साथ आना होगा। और अगली कक्षा में हम लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में या लैंगिक जनन के बारे में अगर एक छोटे तौर पे मैं कुछ बताना चाहूँ आप लोगों को, तो ये जाने कि ये जैसे कि क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुष्प में नर और जन अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। और इसका क्या क्या कार्य है ये अगली कक्षा में आपके साथ हम फिर से हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।